Good morning, friends. I welcome you all to the To The Points Legal Reasoning course, which is specially designed for the law entrance exams for various universities and colleges. आप सभी का स्वागत है टू द पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लीगल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी लॉ एंट्रेंस पेपर की नींव है, बैकबोन है. ऑलमोस्ट लाइक 25 to 30% ऑफ द क्वेश्चंस किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर में इसी सब्जेक्ट से आते हैं या इसी से रिलेटेड जो लीगल जीके होती है उसमें से आते हैं. सो कमिंग टू द टुडेज़ वीडियो, आज हम फंडामेंटल राइट्स को ये कंटिन्यू करेंगे और 21 ए तक हमने लास्ट वीडियो जो कि प्रीवियस वीडियो था उसमें कवर कर लिया था. आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 22, 23, 24 एंड 25 to 28 जो कि रिलीजियस राइट्स से रिलेटेड है. और जैसे आपको पता है कि मैं कोई भी नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले पुराने वीडियो में जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसके बारे में डेफिनेटली कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराती हूँ, ब्रशअप कराती हूँ, ताकि एक बार तो आपका क्विक रिविजन हो जाए एंड जब हम आज का टॉपिक पढ़े तो आप उस चीज़ों को रिलेट कर पाएँ. सो हमने प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल 19, 20, 21 डिस्कस किया था. और आर्टिकल 19 क्या था? आर्टिकल 19 रिलेटेड था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड अंडर आर्टिकल 19 6 और फ्रीडम दिए गए थे जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था. तो फर्स्ट था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, थर्ड था टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, फोर्थ था टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फिफ्थ हुआ टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड लास्ट था टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया. अब इसमें एक ऐसा राइट था जो अंडर आर्टिकल 19 आता था. इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो 7 राइट्स आते थे अंडर आर्टिकल 19, जो बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो राइट टू प्रॉपर्टी था जो अंडर आर्टिकल 19 ही आता था, उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के कहाँ डाल दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की कैटेगरी के अंडर. और आर्टिकल, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि अब राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो आपको इमीडिएट स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि अंडर आर्टिकल 300A आता है. हमने साथ ही साथ ये पढ़ा था कि ये जो फ्रीडम दिए गए हैं हमें अंडर आर्टिकल 19, इन पे डेफिनेटली कोई लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. आप इनको फ्रीली तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इफ़ इट गोज अगेंस्ट द सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, then definitely the state can take away your or bridge away these rights. Then और क्या limitations थे? For example, public order, hate speech, defamation, friendly relation with foreign countries. इन cases में अगर ऐसा कुछ हो रहा है right to freedom practice करने से, freedom और स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रैक्टिस करने से, देन स्टेट कैन ब्रिज अवे योर और टेक अवे योर राइट्स. फिर हमने पढ़ा था कि जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है या फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है या फिर चाहे वो फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, वहाँ पे जो एक्टिविटी है इट शुड नॉट बी इमोरल, इलीगल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. और ऐसा क्यों? वरना क्यों डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? अगर ये लिमिटेशन नहीं होता तो कल को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब पुलिस इनको बंद करने का या इनको पकड़ने का कोशिश करती है, तो जो टेररिस्ट हैं वो डेफिनेटली कोर्ट जाते और बोलते कि हमें तो फंडामेंटल राइट दिया गया है हमारे संविधान में कि हम कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं या हम कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं. तो जो इलीगल बिजनेस है उनको भी बढ़ावा मिलता, उससे सोसाइटी को नुकसान होता, कंट्री की जो सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी है उस पर फ़र्क पड़ता. तो इसलिए ऐसे प्रोविजंस डाले गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई काम इलीगल है या इमोरल है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब उससे अगर पब्लिक को कोई नुकसान या ख़तरा होता है, तो ऐसे बिज़नेस को, ऐसी एसोसिएशन को और ऐसी यूनियन को आप फॉर्म नहीं कर सकते हैं. तो उसके बाद हमने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पढ़ा था. क्या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक रिस्ट्रिक्टेड राइट है? येस, क्योंकि आप डेफिनेटली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट कुछ ऐसी जगह हैं
जहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। और इसमें एग्जांपल है जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। अब आप ये ज़िद नहीं कर सकते कि मुझे तो गिर नेशनल पार्क है या जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बीचों बीच मुझे अपना एक घर या कॉटेज या विला बनाना है, ऐसा नहीं है। हमने उन एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज़ की कैटेगरी में डाला हुआ है। और किन को प्रोटेक्ट करने के लिए? जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर जो हमने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में एक बात और पढ़ी थी कि जो अंडर आर्टिकल 19 है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आपको इंडिया की टेरिटरी से बाहर जाना है तो इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 19, क्योंकि अंडर आर्टिकल 19 व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड? जब आपको इंडिया की टेरिटरी के अंदर मूव करना है। और फिर हमने पढ़ा था फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, उसमें भी डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन है जो मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर हमने प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस पढ़ा था कि आपको एक ही गलती के लिए 2 बार चाटे नहीं पड़ेंगे अलग अलग टाइम पे। मान लीजिए आपने गलती करी, आपके कम मार्क्स आए, आपने जब मार्क्स कम आए तो मम्मी ने आपको गुस्सा किया। अब से 1 महीने बाद आपको मम्मी फिर गुस्सा करने लग गई कि वो जो तुम्हारे पिछले साल कम मार्क्स आए थे उसके लिए लो जी एक और चाटा। नहीं भाई, एक बार सज़ा मिल चुकी है मम्मी, एक बार ही सज़ा मिलती है। ये नहीं कि आप एक ही सज़ा के लिए, एक ही गलती के लिए बार बार मुझे जब मना है पनिश करेंगे। जबकि मम्मियों के सामने तो ये रूल नहीं चलता, बट व्हेन इट कम्स टू स्टेट एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल अप्लाई होती है कि आप एक क्राइम के लिए आप एक बार ही पनिश होगे। ये नहीं कि आपको बार बार पनिश किया जा रहा है एक ही क्राइम के लिए। इसमें हमने एक और बात पढ़ी थी कि मान लीजिए कि जब आपने कोई एक्ट किया उस टाइम वो क्राइम नहीं है और बाद में अगर लॉ चेंज हो जाता है एंड दैट मेक्स योर एक्ट कमिटेड एज अ क्राइम, देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मतलब आपको उसके लिए कोई फ़ाइन या पेनल्टी नहीं देनी होगी। इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि मान लीजिए मोहनलाल शर्मा ने 2010 में शादी करी और उन्होंने 2 फीमेल से शादी करी, मतलब उन्होंने पॉलीगैमी करी, उन्होंने एक से ज़्यादा फीमेल, मतलब एक से ज़्यादा वाइफ रखी हुई है। तो 2010 में जब उन्होंने शादी करी थी तब ऐसा कोई कानून का प्रावधान या कानून नहीं था कि अगर आप एक से ज़्यादा शादी करते हैं तो आपके ऊपर कोई केस होगा या आप पनिशेबल, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बाद में अगर कोई अमेंडमेंट आ जाता है हिंदू लॉ में और वो बोलते हैं कि अगर अब कोई पॉलीगैमी करता है, मतलब एक से ज़्यादा किसी की वाइफ है या एक वाइफ के होते हुए किसी और से शादी कर लेते हैं, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो क्या मतलब मोहनलाल शर्मा को पकड़ लाएंगी पुलिस? नहीं पकड़ लाएंगी। क्यों? क्योंकि जब मोहनलाल शर्मा जी ने वो एक्ट किया था, उन्होंने शादियां करी थी 2-2, तब वो कानून की नज़र में अपराध नहीं था। इसलिए क्या प्रोटेक्शन दी गई है आर्टिकल 20 में कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एक्ट। जब आप कोई एक्ट कमिट कर रहे हो उस टाइम अगर वो चीज़ क्राइम नहीं है या उस टाइम वो किसी चीज़ को वायलेट नहीं करती है, देन you are not punishable in the eyes of law। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 21 which is very 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 important, that was concerned to right to life। and इसमें right to life का मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ जिंदा है, सांसें ले रहे हैं, but right to live life means right to live a dignified life and not a animal kind of life। then हमने पढ़ा था आर्टिकल 21A दैट टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन। और एक बात जो मैंने आपको बोली थी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखने वाली, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया था, मतलब हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू एजुकेशन है ये नहीं था। ये 86th अमेंडमेंट से डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में इन 2002। एंड इसमें क्या है, जो चिल्ड्रन होते हैं फ्रॉम एज 6 to 14 उनके लिए ये उनका ये फंडामेंटल राइट है कि वो दे कैन सीक एजुकेशन, सो दैट बिकेम देयर फंडामेंटल राइट। एंड दिस इज़ हाउ we winded up the video, and now without wasting more time we will start with the today's topic, that is article 22। अब ये जो फंडामेंटल राइट है ये किस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब सेफ गार्ड अगेंस्ट द वॉलंटरली पुलिस अरेस्ट। मान लीजिए कोई पुलिस है यहाँ पे, उनको आपसे खुंदा के और आपको उठा के ले गए वो, ठीक है? तो इस सिचुएशन में क्या करोगे
तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए या अपने राइट्स को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, वो हम एक बार देखते हैं. सो every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of the magistrate. सो जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है, विद इन 24 आवर्स उनको मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रोड्यूस करना होता है. एंड अगर मजिस्ट्रेट ने आगे की परमिशन नहीं दी है तो द पर्सन कैन नॉट बी फर्दर डिटेन, मतलब उनको पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते, उनको पुलिस को उस पर्सन को, व्यक्ति को छोड़ना ही पड़ेगा. बट ये जो 24 आवर्स का टाइम है ना, ये कैसे, ऐसा नहीं है कि इसमें जो ट्रैवलिंग टाइम है, मान लीजिए कि किसी सिटी के अर्बन लिमिट्स बाहर जाके किसी एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है और वहाँ से वो सिटी में आने में ही ऑलमोस्ट लाइक 5 आवर्स लग जाते हैं, तो वो जो 5 आवर्स हैं वो 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे. वो 5 आवर्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट कैलकुलेशन ऑफ 24 आवर्स. खैर वो हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना इस पर कोई क्वेश्चन बनेगा कि 24 आवर्स या 48 आवर्स. लेकिन आपको क्या बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति या इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है, मतलब लेके जाना होता है, पेश करना होता है. और अगर मजिस्ट्रेट ने आगे के लिए परमिशन नहीं दी है तो उस व्यक्ति और इंसान को पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती. दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स एंड प्रोवाइड सेफ गार्ड आफ्टर वन इज़ अरेस्टेड एंड नॉट बिफोर द अरेस्ट इज़ मेड. तो ये वाला जो फंडामेंटल राइट है, ये कब दिया जाता है? ओनली वन इज़ आफ्टर वन इज़ अरेस्टेड, मतलब जब आप ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हो, नॉट दैट बिफोर द अरेस्ट इज़ मेड. और ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सिटीजन्स को भी अवेलेबल है एज वेल एज जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं उनको भी अवेलेबल है. सो फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल हैं. जैसे जैसे वो राइट्स आएंगे मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी. अब इसके प्रोविजंस देखते हैं. सो फर्स्ट प्रोविजन सेज एनी पर्सन हु इज़ इन कस्टडी हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू व्हाई ही हैज़ बीन अरेस्टेड एंड फर्दर कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट. सबसे पहली बात तो जिस पर्सन को अरेस्ट किया है पुलिस ने, उनको